अरे बात बात में जो गला फाड़ के जब चीखा थे बोला एक लक्षण सही नहीं दिखा थे। क्या बात। बोला लागते ये बड़ा होकर नेता बना फिर ही दुनिया वाला लुल्लू बना ही नैतिकता से गलोगिरी। एक तुम्हें सिक्कों से तोलूंगा, नेताजी का तो चुनाव तो आने दो। बोनसाई हो चुके पेड़ों से पूछो क्या होता है चिड़ियों को अपने में बसाने का आनंद, और क्या होता है चूजों की किलकारियां सुनने का सुख। फिर उन 12 किताब प्रकाशित हो चुकी है। 12 किताब प्रकाशित हो चुकी है। सर मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग 3 बहन 6 भाई थे और आपके बच्चे सिर्फ एक हैं। एक है, हाँ यही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद्य, हमारे कवि के संचार चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। साथियों जैसे कि आप जानते कि हम हमेशा नए से नए और पुराने से पुराने गीतकार, साहित्यकार, संगीतकार, सभी प्रकार के नए से नए, पुराने से पुराने कलाकार को सामने लेकर के आते हैं। जिसकी प्रतिभा छिपी हुई है उसे हम सामने लाने के प्रयास करते हैं। वैसे ही प्रतिभा के धनी वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोविंद पाल जी हमारे बीच उपस्थित है और आज इन्हीं से चर्चा करना है। और गीत और कविता, हास्य सभी प्रकार की चीज सुनने को मिलेगा, क्योंकि पाल जी जो है यहाँ लोकल कवि नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर के कवि है। अंतरराष्ट्रीय मंच में जा चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय में कई मंच साझा कर चुके हैं। तो आइए बातचीत तो हमारे जारी रहेगा। पहले मिलते हैं गोविंद पाल जी से। तो पाल जी सबसे पहले तो हमारे कवि संचार चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। सर जैसे आप छत्तीसगढ़ में है, अभी छत्तीसगढ़ में आप निवास करते हैं, तो क्या आपके जन्म स्थान यही है? मेरा जन्म स्थान मध्य प्रदेश है, पन्ना, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुझे करीब 45 साल से ऊपर हो चुका है जी। और छत्तीसगढ़ के धरती पर रहते हुए साहित्य कर्म इतना लगभग 40-45 साल से लगातार करते आ रहा हूँ जी। और छत्तीसगढ़ के माटी से बहुत लगाव है। यहाँ छत्तीसगढ़ के जो भाषा है, छत्तीसगढ़ के जो बोली है, छत्तीसगढ़ बहुत ही मिठास है। और छत्तीसगढ़ी रचना के साथ साथ हिंदी, और मैं मूलतः बांग्ला भाषी, लेकिन अनुवाद का काम भी करता हूँ। छत्तीसगढ़ी में भी लिखता हूँ, बांग्ला में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ। ये तीनों भाषा में मेरा दखल है और तीनों भाषा में लिखने का काम करता हूँ। मैं विभिन्न विधाओं में लिखता हूँ, चाहे कविता, कहानी, लेख, नाटक, हास्य व्यंग, बच्चों की कविताएं, बच्चों के नाटक, बच्चों की कहानी, हर विधा में लिखने का प्रयास किया हूँ। अब तक मेरी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और आज भी साहित्य सेवा निरंतर जारी है जी। सर मैं ये जानना चाहूंगा, आपके जन्म स्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना जन्म स्थान, जो पहले अविभाजित मध्य प्रदेश था। जी जी। छत्तीसगढ़ तो 2001 में बना है जी, लेकिन उस समय से पहले मैं जी छत्तीसगढ़ में बस चुका हूँ और भिलाई इस्पात संयंत्र में निरंतर 39 साल नौकरी सेवानिवृत्त हुआ हूँ, अभी हाल ही में जी। सर आपके जन्म कब हुआ था? हमारा 28 अक्टूबर 1963 में मेरा जन्म है पन्ना मध्य प्रदेश में। 63 के जन्म है, मतलब कि 60 उधर हो गया और 24 इधर, तो 61 साल 61 जी, 61 के आसपास, 61 के आसपास के हैं। साथियों आप देख रहे हैं 61 साल के हैं सर, और पूरे मतलब भारत देश में बहुत सारे मंच में गए हैं, राष्ट्रीय स्तर के और अंतरराष्ट्रीय मंच में गए हैं। तो सर जैसे आप छत्तीसगढ़ में हो तो आपको छत्तीसगढ़ी भी लिखते हैं आप जी। तो सर सबसे पहले, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के भूमि से हूँ और छत्तीसगढ़ के धरती में हूँ, आपके घर में आया हूँ जो भिलाई में निवास स्थान है आपके, तो मैं छत्तीसगढ़ी रचना पहले सुनना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को सुनाना चाहूंगा, क्योंकि हिंदी तो हम सुनते ही रहते हैं और छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ी से शुरुआत करते हैं।
देखिए, मैं मूलतः अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में और कवि सम्मेलन हास्य रंग की कविता सुनाता हूँ। क्या बात है। और छत्तीसगढ़ी हास्य रंग की कविता है जी है कि कविता देखिए, पता नहीं मोला बचपन में कहा होत रहीस, बाप बाप में बुक्का फाड़ के रोवत रहे, मोर दाइया ददौला की हिस सुनना गा का हो मोला लागते हमर टूरा हम बड़ा होकर गायक बनही, मोर दादा की हिस का बात करता सो गायक नहीं नालायक बनही। हर बात में ये गला फाड़ के जब चीखा थे मोला एक लक्षण सही नहीं दिखा थे। क्या बात। मोला लागते ये बड़ा होकर नेता बना फिरी, दुनिया वाला लुल्लू बनाई, नैतिकता से घलो गिरी। लोग बाग दाल भात रोटी सब्जी तरकारी खाही और हमार टूरा है ईटा सीमेंट रेती गारा चारा ना जाने का पचाही। एक सती अभी से सुन लो, इला अभी से संभाल लो, नहीं तो बड़ा होकर ये तंजी ही और देश को लूटी खातिर एक नेता घलो बन जी ही। क्या बात सर, क्या बात, क्या बात। सर मैं ये जानना चाहूंगा, आपके शिक्षा दीक्षा जो है यही भिलाई में हुआ है कि मध्य प्रदेश में हुआ है? मेरा शिक्षा मध्य प्रदेश पन्ना में हुआ है, हायर सेकेंडरी वहां से किया। इसके बाद मैं टेक्निकल इलेक्ट्रिकल से वो किया हूँ ट्रेनिंग, वो शहडोल से। इसके बाद रायपुर साइंस कॉलेज में बीएससी किया हूँ। इसके बाद मैं प्राइवेट में ग्रेजुएशन किया हूँ और विश्व भारती शांति निकेतन से मेरी रिसाइटेशन से डिप्लोमा मैंने किया प्राइवेट में। क्या बात है। और सर माता पिता के नाम क्या है? मेरा पिता स्कूल के हेडमास्टर थे, शिक्षक थे जी, और स्वर्गीय नरेंद्र नाथ पाल जी, और जो 90-95 साल उम्र में खत्म हो गया है। माँ भी हमारे गृहिणी थी और वो भी गुजर चुकी है जी। और मैं शिक्षक परिवार से पला बड़ा हूँ और पिताजी से ही मुझे साहित्य की प्रेरणा मिली थी। जी जी जी। हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ से आपके माता पिता को हमारे चैनल की तरफ से बिल्कुल श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और सर तो माता पिता यहीं रहते थे? माता पिता पहले जब तक पिताजी के नौकरी थे तब तक पिताजी वहीं गांव में रहते थे जी। और इसके बाद रिटायर होने के बाद कुछ भिलाई में रहे। इसके बाद मेरे एक बड़े भाई है NMDC बैराडीला में रहते थे, वहाँ पिताजी रहते थे। माँ मेरे साथ रहती थी जी। और हमारे यहाँ कई और भाई लोग हैं, हम लोग 6 भाई है और भाइयों के साथ कभी उनके पास कभी उनका, लेकिन अधिकतर मेरे साथ रहती थी मेरी माँ जी। क्या बात है सर। अब माता पिता की सेवा करना भी जरूरी है और 6 भाई में प्राय आपके पास रहती थी तो ये और बड़ी बात है। तो सर आप लोग 6 भाई और बहन? 3 बहन हैं जी, सबसे बड़े भाइयों से जी। और तीनों बहन नहीं रहे, लेकिन हमारे भांजा भांजी आज भी है और एक भांजा जबलपुर में है जी, BSN में सर्विस करते थे, वो भी रिटायर हो गए जी। और मेरे तीनों बहन गुजर चुकी है जी 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 जी। बहन लोग को भी हमारे चैनल की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सर हम लोग का तो बातचीत तो जारी रहेगा, तो एक आध और कविता सुनाते और हमारे दर्शक लोग को भाव विभोर करते हैं। एक कविता आपके सामने एक गीत के माध्यम से सुनाना चाहूंगा। स्वागत। जैसे मैं हास्य के लिखता हूँ जी और हास्य के माध्यम से गीत भी पैरोडी भी लिखते हैं जी। हाँ, और उस गीत को हम लोग कभी कभी कवि सम्मेलन में सुनाते हैं जी। और वो गीत का बोल है, जैसे आप सुने होंगे एक पुराना गाना, तुम्हें गीतों में ढालूंगा सावन को आने दो। अब ये देखिए इस गीत को पैरोडी में मैंने कैसे ढाला जी। कि एक नेता जो देश के चलाते हैं, नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, मंत्री होते हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक होते हैं हमारे देश के उनके चमचे जी। और चमचे लोग उनके पीछे जो चमचे होते हैं वो नेताजी से क्या कहते हैं तो देखिए। स्वागत। चमचा कहता है कि तुम्हें सिक्कों से तोलूंगा, नेताजी कहता चुनाव तो आने दो, और तुम्हें सिक्कों से तोलूंगा चुनाव तो आने दो, चाहे जनता की हो बर्बादी, चाहे जनता की हो बर्बादी,
पर तुम्हारे तो होंगे चांदी कि भूख लूटूंगा और तुम्हें जिता दूंगा, कब चुनाव तो आने दो और तुम्हें सिक्कों से तलूंगा, चुनाव तो आने दो और तुम्हें सिक्कों से तलूंगा, चुनाव तो आने दो। अब देखिए चमचों के भी कैसे चमचे होते हैं कि लूटो चाहे जितना पहनकर खादी, लूटो चाहे जितना पहनकर खादी, अरे जनता तो है इसकी यादी कि झूठे वादों से फिर उल्लू बनाऊंगा, कब चुनाव तो आने दो और तुम्हें सिक्कों से तलूंगा, चुनाव तो आने दो और तुम्हें सिक्कों से तलूंगा, चुनाव तो आने दो। अब देखिए चमचों के भी बड़े चमचे होते हैं, वो क्या कहते हैं कि चमचों की भी हम चमचे, ये चमचों के भी हम चमचे, कुछ भी करवा लो हमसे कि तलवार भी चाटूंगा, चंदा भी काटूंगा, कब चुनाव तो आने दो और तुम्हें सिक्कों से तलूंगा, चुनाव तो आने दो और तुम्हें सिक्कों से तलूंगा, चुनाव तो आने दो। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। और वास्तविक बात है कि चुनाव में और नेता के पीछे चमचों का ज्यादा रोल रहता है। तो सर जैसे आप गीत कविता को लेकर के आप पूरे देश दुनिया में गए हैं, और भारत देश में कहाँ कहाँ गए सर, और विदेश में जाकर के कहाँ कहाँ आप कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं? देखिए सबसे पहले मुझे साहित्यिक यात्रा बांग्लादेश जाने को मौका मिला था जी। और बांग्लादेश में ढाका, फरीदपुर, कुष्टिया, चट्टग्राम, कॉक्स बाजार, इन सब जगह जाने का मौका मिला। अलग अलग बार गए सर? एक ही बार में पूरा बांग्लादेश घूमे और वहां पर हर जगह मुझे सम्मानित किया गया जी। साहित्य सम्मान किया गया। इसके बाद बांग्लादेश के पार्लियामेंट तक भी जाने का सौभाग्य मिला और पार्लियामेंट में जो सचिवालय है वहां पर मुझे कविता पढ़ने का सौभाग्य मिला जी। और ये साहित्यिक यात्रा कम से कम मेरी एक सप्ताह से ज्यादा था, करीब 10-12 दिन की साहित्यिक यात्रा थी हमारी जी जी। और बांग्लादेश में भी कई तरह सम्मानित हुआ हूँ जी। और नेपाल वगैरह भी गए थे क्या सर? इसके बाद मैं नेपाल में अभी हाल ही में जी। 1 साल पहले जी। नेपाल में गया था और नेपाल में मुझे नोबेल टैलेंट इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या बात। और भंडारीलाल अहिर जी वहाँ का जो कृषि कैबिनेट मंत्री है उनके यहाँ तो सम्मानित होने का सौभाग्य मिला और मेरे समग्र साहित्य के कारण मुझे ये नोबेल टैलेंट इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया था। क्या बात है। और भारत देश में कहाँ कहाँ गए सर? बड़े सर भारत देश में करीब सभी राज्यों में गया हूँ जी। जैसे शिलोंग मेघालय में पूर्वोत्तर साहित्य अकादमी की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया। इसके बाद बिहार में भी सम्मानित हुआ हूँ, इसके बाद उत्तर प्रदेश में सम्मानित हुआ हूँ, इसके बाद मध्य प्रदेश से सम्मानित हुआ हूँ, दिल्ली में सम्मानित हुआ हूँ और करीब लगभग कई राज्यों में मैं सम्मानित हो चुका हूँ जी। और कई तरह के सम्मान मुझे मिला है साहित्य के। मुझे मैथिली संगीत सम्मान भी सम्मानित किया गया। इसके बाद मुझे महादेव वर्मा सम्मान से विभिन्न प्राइवेट माने साहित्यिक संस्था से महादेव वर्मा भी सम्मान मिला है और इस तरह से कई सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। और ये मेरे उज्जैन में अखिल भारतीय काव्य संकलन प्रतियोगिता, उसमें 200 पुस्तकें आई थी काव्य कविताओं की, गजलों की, उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। और बोनसाई नाम के एक पुस्तक है मेरी, वो आपके सामने समक्ष दिखाता हूँ। बोनसाई जी जी जी। ये पुस्तक पर मुझे अखिल भारतीय काव्य संकलन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। क्या बात है। तो सर इस पुस्तक को साइड मत रखिए, इसमें से एक आध रचना सुना दीजिए। चलिए। क्योंकि
जिस पुस्तक से, जिस किताब से आपको प्रथम स्थान मिला है और सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको, तो क्यों ना हम इसमें से एक गीत कविता इसी बुक से सुने। जरूर सुनाता हूँ, क्योंकि ये जो है इसी का प्रतिनिधि कविता बोनसाई। जी, तो जी। बोनसाई को ही आपके समक्ष, ये पुस्तक का जो प्रतिनिधि रचना है जी, बोनसाई, जी। इसी को आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है बोनसाई। जी। बोनसाई हो चुके पेड़ों से पूछो, क्या होता है चिड़ियों को अपने में बसाने का आनंद, और क्या होता है चूजों की किलकारियां सुनने का सुख। फिर उन चूजों को एक दिन डैने पसारे मुक्त गगन में उड़ते देखने की उत्सुकता। पूछो बोनसाई से, क्या होता है जड़ों को गुदगुदाते कल कल बहते झरनों के स्पर्श। क्या बता सकता है बोनसाई तूफानों से लड़ते हुए, स्वाभिमान से बढ़ते हुए जीने का मजा क्या होता है। गमले के दायरे में कैद बोनसाई नहीं बता सकता बियाबन जंगलों में अपनों के बीच में रहने का रहस्य। वह नहीं बता सकता मुक्त आकाश की उन्मुक्त हवा में रहने का स्वच्छंदता क्या है। अपने ही हाथों कुतरे गए बोनसाई हो चुके आदमी को एहसास नहीं अपने बौनेपन का। कमरे की चार दीवारी में कैद बोनसाई हो चुकी आदमी क्या बता सकते हैं जमीन से जुड़े उसके आधार मूल का महत्व क्या है। नहीं नहीं नहीं, बोनसाई हो चुके आदमी नहीं बता सकते अपने अस्तित्व का रहस्य। क्या बात है सर। मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आप तो एक किताब दिखाए हैं और साथियों मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि सर के ये सारी किताबें जो है अलग अलग है और अलग अलग नाम है और अलग अलग रूप से ढंग से इसको संवारा गया है। सर अभी तक के आपके कितने किताब छपे हैं? 1 दर्जन, 12 किताब प्रकाशित हो चुकी है। 12 किताब प्रकाशित हो चुकी है और एक पुस्तक बहुत ही जल्द अनुवाद की जी। कि मैंने जो मूर्धन्य साहित्यकार विमल मित्र की कहानियों को मैंने अनुवाद किया जी। मैं अनुवाद इसलिए करता रहा क्योंकि हमारी भाषाई दूरी को, बंगला साहित्य के समृद्ध साहित्य को हिंदी जगत वाले जाने, उसको पहचाने, इसलिए मैंने अनुवाद का काम दायित्व भी निभाया। दोनों भाषा में, हिंदी से बंगला, बंगला से हिंदी, मैं सैकड़ों कविताओं, कहानियां, उपन्यास अनुवाद कर चुका हूँ। और हाल ही में एक बहुत ही जल्द मेरे एक अनुवाद की पुस्तक प्रकाशित होने वाली है जिसमें विमल मित्र की जो कहानियां हैं उसमें रहेगा और एक लघु उपन्यास, और विमल मित्र की बेटी शकुंतला बसु उनकी भी कहानियां उस पुस्तक में प्रकाशित की जाएगी। जी जी बिल्कुल, उसके लिए सर अग्रिम बधाई देता हूं मैं और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आप इतने सारे किताब लिखे हैं, इतने कविता गीत वगैरह लिखते हैं और वो भी 3 भाषा में, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और बंगला में, तो इस सब चीज के लिए प्रेरणा कहाँ से मिले सर? आपके गुरु कौन है? आप किससे सीखे हैं? देखिए, सबसे पहले मेरे प्रारंभिक गुरु मेरे पिताजी थे जी। मेरे पिताजी स्कूल के शिक्षक थे जी जी। तो स्कूल के जमाने में छोटा छोटा तुकबंदी करता था जी। अचानक पिताजी एक मेरे डायरी देख लिए थे जी। और उस डायरी, वो भी एक घटना थी कि मैंने एक स्कूल के मास्टर के विरुद्ध मैंने कुछ कविता लिखी थी जी। और वो मास्टर ने मुझे शिकायत किया था मेरे पिताजी के पास जी। सर वो कविता क्या आपको याद है? नहीं, वो कविता तो उस जमाने बचपन में लिखे थे, लेकिन वो थोड़ा सा एक छंद था और बहुत बड़ा, लेकिन वो स्कूल के लाइफ में लिखे थे बहुत, आज से करीब 50 साल पहले के बाद बता रहा हूं, छोटा बचपन में लिखा था, वो तो याद नहीं है। लेकिन वो उस कविता से पूरा गांव में पूरा चर्चा हो गया था और हमारे मास्टर के पीछे पीछे बच्चे लोग उसको गाते थे तो मास्टर जी बदनाम हो गए थे, जिसके कारण मास्टर जी ने मेरे पिताजी से शिकायत किए। फिर मेरे पिताजी मुझे बुलाकर डांटे और बोले, देखो वो तुम्हारे गुरु है, शिक्षक है, तुम क्या लिखे हो, लाओ दिखाओ। तो मैंने जब डरते डरते कॉपी लाके दिखाया तो पिताजी देखे तो पहले मन ही मन मुस्कुराए, बोले देखो बेटा, तुमको लिखने का अगर शौक है, मैं देखा तुम बढ़िया छंद लिख रहे हो, तो एक काम करो, बड़े बड़े कवियों का नाम लिए, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लिए और शरद चंद्र का नाम लिए,
इसको मैथिली सेनगुप्त जी का नाम लिए, दिनकर जज का नाम लिए, बोले इनका नाम सुने हो ना, पढ़े हो ना, महादेव वर्मा जी का, बोले इनके जैसे प्रेरणा लो, इनके जैसे बनो। गुरु के बारे में, गुरु का निंदा करना शोभा नहीं देता। ये लो डायरी पेन और आज से ऐसे लिखना शुरू करो। क्या बात है। उसी से प्रेरणा मिली है। इसके बाद मेरे बाद में एक साहित्यिक गुरु जो नाटक लिखने की प्रेरणा मिली, और बाकी दिखना तो वो मेरा प्रेम साइमन जी थे, नहीं रहे वो, लेकिन प्रेम साइमन को मैं अपने साहित्यिक गुरु मानता हूँ। और उनके साथ मैं बैठता था और घंटों बैठ के उनसे चर्चा करता था, लेकिन वो हमें बहुत सारे साहित्य के गुण और साहित्य लिखने की विधा के बारे में बताते थे। क्या बात है सर, ये है बचपन की कहानी। आज तो बच्चे के बचपन छीन लिए जा रहे हैं, क्योंकि जितना वजन बच्चों का नहीं है उससे कहीं ज्यादा उनके कॉपी किताब के वजन है। इसलिए बोलता हूँ कि हम लोग के जमाने में कुछ अलग होता था, कि बचपन के जमाना होता था, खुशियों की खजाना होता था, और चाहत चांद को पाने की दिल तितली का दीवाना होता था। खबर न होती थी कश्ती की, खबर न होती थी कश्ती की, दरिया में डूब जाना होता था, और थक हार कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना होता था। पापा की डांटे गलती पर, पापा की डांटे गलती पर मम्मी के मनाना होता था। और वैसे न रही जिंदगी मेरे दोस्तों, जैसे बचपन के जमाना होता था, जैसे बचपन के जमाना होता था। साथियों, हम लोग के बचपन तो कुछ अलग गुजरे हैं। सर के बचपन देखिए, सर को अगर एक अपने टीचर के बारे में कुछ छंद नहीं लिखते, इनके पिताजी नहीं के बोले होते, और इनके पिताजी इनको पेन और डायरी नहीं पकड़ाते, तो आज इतने सारे किताब हमारे सामने नहीं आते। और गोविंद पाल जी हमारे देश दुनिया में जाकर के, जो हमारे भिलाई शहर के, हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे मध्य प्रदेश के और हमारे भारत देश के जो नाम रोशन किया है, वो नहीं हो पाता। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, बच्चों को खेलने का भी मौका दीजिए। पढ़ाई तो करना ही है, परसेंटेज कोई जरूरी नहीं है, परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आज जो बड़े से बड़े उद्योगपति है वो अनपढ़ है, बड़े से बड़े खिलाड़ी जो है, अनपढ़ कहने का मतलब कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं पढ़े हैं। एक खिलाड़ी है जो सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, टाटा जी को देख लीजिए, रतन टाटा जी को, इन लोग कम पढ़ाई किए हैं, लेकिन आज देश में नाम है उनके, देश क्या पूरी दुनिया में नाम है उनके। तो पढ़ाई भी जरूरी है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, लेकिन खेल कूद भी उसमें बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है। तो सर, जैसे आप बाहर में जाते थे तो बांग्लादेश में गए तो वहां हिंदी चलता है, वहाँ बांग्लादेश में बंगला है, लेकिन आजकल वहाँ हिंदी समझने लगे हैं जी। बांग्लादेश में एक चीज मैं पाया हूँ कि वो अपनी मातृभाषा के प्रति बहुत ही सजग है जी। वो बांग्ला भाषा जो हमारे देश में क्या होता है, भारत में देखता हूँ कि बहुत बहुभाषा भाषी है जी। लेकिन इतने अपने भारतीय भाषा होने के बावजूद हम जो अंग्रेजों के मानसिक भाषा के जो गुलामी है, गुलाम हो चुके हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रति हम एक कमजोर है, यानी मानसिक रूप से। बांग्लादेश में वो नहीं पाया मैंने। हर बांग्लादेश के हर कोने कोने में गया, वहाँ का जितने होल्डिंग है सब बांग्ला में लिखा हुआ है। अब बांग्ला के कारण ही वहाँ मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बांग्ला भाषा के कारण हुआ है। वहाँ जो आज जो बांग्लादेश बना है, एकमात्र उनकी भाषा आंदोलन के कारण बना है, क्योंकि उन पर उर्दू थोपा जा रहा था, लेकिन वहां के बंगालियों ने उसका ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने 21 फरवरी को बलिदान दिया अपने भाषा के लिए, और उस भाषा के कारण आज अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस होता है, एकमात्र बांग्ला भाषा के कारण उसको यूएनए से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का दर्जा मिला है। उस दिन सब पूरा विश्व में मातृभाषा दिवस मनाते हैं, और उसका प्रेरणा बांग्ला भाषा से और बंगालियों ने लड़ाई लड़के लिया है। क्या बात है। सर, आपके जीविकोपार्जन के साधन क्या है? मेरा देखिए, मैं 1984 से भिलाई स्पेस सेंटर में नौकरी करता था जी, एज ए टेक्नीशियन रूप में। बाद में चार्जमैन के पद पर फिर मैं रिटायर हुआ हूँ जी जी। और 39 साल से, यानी करीब 40 साल मैंने भिलाई स्पेस सेंटर में सेवा दिया हूँ, और आजकल रिटायर हो चुका हूँ। बस वही मेरी जीविका है। जी जी जी। सर, बातचीत तो बहुत हो गया,
और हम गीत सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक लोग हमें यही बोलते हैं कि एक कवि है, साहित्यकार है, गीतकार है, उनके बाजू में बैठ करके ज्यादा बात ना करते हुए कुछ गीत सुनाया जाए। तो आप इतने बड़े साहित्यकार हैं और आपके बाजू में बैठ करके मैं ज्यादा बात ना करते हुए सीधा हम कविता सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को गीत आपके सामने बच्चों पर जैसे राष्ट्रभक्ति का गीत है। जी जी। ये एक ही सपना, अहिंसा के पुजारी बापू, सारे राष्ट्र का वह प्यारा था। अहिंसा के पुजारी बापू, सारे राष्ट्र का वह प्यारा था। जिन्होंने बहाई पावन गंगा आजादी की, वह महात्मा गांधी हमारा था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह जय घोष जिनका नारा था, महान सपूत और कोई नहीं, वह बाल गंगाधर तिलक हमारा था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन नारों से जिसने हुंकारा था, वीर सिपाही आजादी का, वह नेताजी सुभाष हमारा था। विश्व में बना रहे अमन चैन शांति, पंचशील का जो नारा था। यह संदेश देने वाला पंडित नेहरू हमारा था। भगत खुदीराम बिस्मिल्लाह आजाद, इनके बलिदानों की अमिट कहानी। ऐसे वीरों की शहादत की नहीं मिलेगी कहीं और शानी। इन सब का था एक ही सपना, ये आजाद गुलिस्ता ऐसा प्यारा हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो, हिंदुस्तान हमारा हो। क्या बात है सर। सर जैसे आपको लगभग 40-45 साल के एक्सपीरियंस है, 40-45 साल के अनुभव है साहित्य के क्षेत्र में, तो सर मैं ये जानना चाहूंगा और मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि साहित्य क्या है। क्योंकि कविता, कहानी, गीत सभी लोग अलग अलग विधा में अलग अलग प्रकार के लिखते हैं, तो उसमें से साहित्य किसको माने और साहित्य क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे साहित्य सेवा करती है करीब 1979 से जी। लगभग 44 साल मुझे इस क्षेत्र से लेखन करते हुए, सेवा देते हुए हो गया है जी। मैंने इस बीच बहुत सारे साहित्यिक संस्थाओं, संगठनों के साथ जुड़ा रहा जी। बहुत उतार चढ़ाव देखा, बड़े बड़े साहित्यकारों से मिले, देश के जाने माने साहित्यकारों से हम मिले। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन गया, वहाँ भी बड़े बड़े जो मंची कवि उनसे भी मुलाकात हुई। जो बड़े बड़े लेखन क्षेत्र में काम करने वाले, जो पुस्तक लिखते हैं, वो लिखते हैं, जो जिनके कई साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उनसे भी मुलाकात हुई। सबसे लेके मैंने इतने साल से मैंने अनुभव किया कि मूल केंद्र में जो साहित्य है वो है मानवीय चेतना। और मानवीय चेतना एक अलग मनुष्य को अलग पशु पक्षी जानवर से अलग करती है। वही चेतना ही जो मानवीय चेतना है, जो जिसका जुड़ाव हमारे अंतरात्मा से है, और यही संवेदनशील भावनाओं को पैदा करती है जी। और ये संवेदनशीलता जो दूसरे के दर्द को महसूस कर सके, दूसरे के तकलीफ को महसूस कर सके, उपकार कर सके, अच्छे सबके पूरे विश्व के बारे में, एक एक चर अचर प्राणी सबके लिए सोचे,
वो मानव में है। एक कला देखिए, मानव में एक कला दिया है ऊपर वाला, वो है हंसने का कला। शायद दुनिया में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो हंसता होगा। मानव एक ऐसा है जो उस चीज को महसूस करता है, हंसता है, रोता है, गाता है और उसको महसूस करता है। जिस तरह से मनुष्य महसूस करता है शायद कोई दुनिया में कोई है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है मनुष्य को। इसलिए मानवीय चेतन जिसके अंदर है, जो हम लोग तो कवि, लेखक, साहित्यकार है, हम उसको शब्दों में ढालते हैं, लेकिन चेतना सब में है। मानवीय चेतन मनुष्य में सब में चेतना है। अगर वो भी प्रयास करे, उसके अंदर भी वो भावना है, उसके अंदर भी वो साहित्य है, खाली उसको जगाने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जो इंसान रूप में पैदा हुआ है, हर एक के अंदर साहित्य मौजूद है, मतलब मानवीय चेतना है। मानवीय चेतना है मतलब साहित्य है। ये जो मेरे माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन, ये बंधु, रिश्ते नाते, ये जो प्यार मोहब्बत किसके माध्यम से समझते हैं? जानवर में तो नहीं है, लेकिन मनुष्य में है। मनुष्य ही एक ऐसा है कि मेरे माँ है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे सखा है, मेरे है। ये रिश्तों की जो बंधन है, जो आत्मीयता है, जो अंदर से जो समझ है, वही साहित्य है। जी 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 बिल्कुल सर, साहित्य के बारे में आप काफी अनुभवी हैं और बहुत अच्छे बताएं। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके फैमिली में कितने लोग हो अभी? देखिए, हम लोग तो 6 भाई है, लेकिन सबके अलग अलग परिवार है। यहाँ मेरे एक ही लड़का है जी, एक ही पुत्र है, और वो अभी सीए करके पुणे में सीए के रूप में नौकरी कर रहा है, डिलॉयट कंपनी में जी। और हाल ही में अभी 15-20 दिन पहले की बात है, मेरे बेटे का शादी हुई जी। और मेरा बहू भी मतलब वहीं पुणे में सर्विस करती है जी। बैंक में है, एचआर है जी। और वो नौकरी में है वो भी जी, और दोनों पुणे में जी संपन्न अभी जी जी मतलब जी अभी वैवाहिक जीवन में अभी प्रवेश किए हैं। उनके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूं। सर मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग 3 बहन 6 भाई थे और आपके बच्चे सिर्फ एक हैं। एक है, हाँ यही है कि एक उस समय पता नहीं क्यों एक दौर चला था कि उस समय शायद एक दबाव था सरकारी तरफ से, हाँ कि बोलते थे, एक नारा लगा था, हम दो हमारे एक। पहले हम दो हमारे दो होता था, हम दो हमारे एक जी। इस भावना को लेकर हमने सोचा चलो हम दो हमारे एक हो जाए जी। लेकिन आज उसका समझ रहा हूँ कि क्यों जरूरत है आज। शायद हम दो हमारे दो नहीं, जैसे कई देशों में आज, जैसे चाइना में एक जमाने में था एक ही बच्चा पैदा करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज चाइना जो प्रौढ़ अवस्था पहुंच गया, आज चाइना बोलते हैं कि आप जितना बच्चा पैदा करोगे उतना हम आपको सुविधा देंगे, सरकारी सुविधा। एक जमाने में सरकारी सुविधा काटा जाता था ज्यादा बच्चे से, आज सरकारी सुविधा, क्योंकि एक स्टेज का सिचुएशन, एक पीढ़ी दर पीढ़ी युवा की जरूरत है। क्योंकि एक देश जब बूढ़ा हो जाता है तो जवानों की जरूरत है। जब नए बच्चा नहीं आएंगे, जनरेशन नहीं आएंगे, एक जमाने बूढ़ा चला जाएगा तो नया जवान कहाँ से आएगा? इसलिए जरूरत है कि हम दो हमारे 4 जी, मतलब 4 बच्चे होना चाहिए। क्या बात है सर, आपके बात में तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि जो बीच में पहले एक नारा आया था, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक भी आया था लास्ट, हम दो हमारे एक भी आया था, हाँ, पहले आया, हाँ, उसके बाद में आया, हाँ, तो हम दो हमारे दो में मैं उसको कटाक्ष किया था। मैं तो यही सोचता हूँ कि हम दो हमारे 4, हाँ, हम दो हमारे 4, हाँ, क्योंकि हम दो हमारे दो में मैं कटाक्ष ये किया था कि हम तो हमारे दो में सिर्फ क्या हो रहा है, मियाँ बीवी और 2 बच्चे है ना, हाँ। तो उसमें मैं ये जोड़ा था कि हम दो हमारे 4, ऐसा सुंदर हो मेरा परिवार, हाँ, क्योंकि हम 2 जने मियाँ बीवी, तो हमारे 4 इसमें होना चाहिए कि 2 बच्चे होना चाहिए, और 2 उसमें माँ बाप को भी जोड़ना है। 2 बच्चे और 2 माँ बाप को भी जोड़ो, तब होगा हम दो हमारे 2। उसको कटाक्ष करो, हम दो हमारे 4, 2 बच्चे और 2 बुजुर्ग,
उसको भी ऐड करना है। नहीं तो क्या हो रहा है, हमारे दो माँ बाप को छोड़ दो, पति पत्नी खेलो होली, माँ बाप को मारो होली, तो ऐसे नहीं चलेगा। हम दो हमारे चार, ऐसा सुंदर हो मेरा परिवार, ये हो मेरे गांव की ये हो मेरी गांव की संस्कार, ये हो मेरी देश की संस्कार, ये जगह जगह यही चीज होना चाहिए। क्योंकि वृद्धा आश्रम के हमारे यहाँ कमी है और किसी भी माँ बाप को वृद्धा आश्रम जाने की जरूरत ना पड़े। सही। तो सर जाते जाते मैं ये जानना चाहूंगा कि आप यहाँ कितने साहित्य संस्था से जुड़े हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे कार्यक्रम एक्टिविटी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से देखते रहता हूँ। कहीं अतिथि बन के जाते हैं, कभी अध्यक्षता कर रहे हैं, कभी विमोचन में जा रहे हैं। कौन कौन से संस्था से जुड़े सर आप? देखिए, मैं शुरुआती दौर में मैं जनवादी लेखक संघ के साथ जुड़ा हुआ था जी। इसके बाद जनवादी लेखक संघ में करीब मैं 12 से 14 साल तक उनके साथ रहा जी। और लेकिन मैंने महसूस किया कि कोई भी साहित्यिक संस्थाएं, साहित्यकार या कवि लेखक किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में ना बनकर एक स्वतंत्र होनी चाहिए जी। और किसी एक विचारधारा के प्रति हम जरूरत से ज्यादा अंधापन ना हो, क्योंकि विचारधारा जो है तटस्थ होनी चाहिए। हमारे साहित्यकारों के जो साहित्य निष्पक्ष और तटस्थ होनी चाहिए। हम एक के गलतियों को हम उभारते हैं लेकिन दूसरों की गलती को नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसा नहीं। निष्पक्ष और तटस्थ होनी चाहिए। जी, जी, जी। तो ये जब मैंने महसूस किया तो मैंने एक उसी को सोचते हुए मैंने एक संस्था का गठन किया था। उसका नाम था मुक्त कंठ साहित्य समिति जी। जो किसी राजनीतिक पृष्ठपोषक ना होकर स्वतंत्र और मुक्त कंठ से अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हो। सभी साहित्यकारों को इसी दिशा में काम करना चाहिए, मेरी जो सोच है। जी। और उससे होकर मैंने मुक्त कंठ साहित्य समिति 1997 यानी 1997 18 जून को इसका गठन किया था। बाद में हम उस समय हमारे विचार और भी दोस्त थे। इस शुरुआत मेरे घर से हुआ था। एक ओम प्रकाश शर्मा जी थे, एक हमारे दुलाल समादर जी थे, एक हमारे शरद भाई पंचल जी थे। ऐसे हम लोग 4 लोग मिलकर इसको करें, लेकिन शुरुआती दौर में ही इसका प्रारंभ किया था। बाद में धीरे धीरे बहुत सारे आयोजन करते रहे और इस बीच हम लोग इसको रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए, पंजीकृत करवा लिए और निरंतर कई पत्रिका भी निकाले इस संस्था से। और इसके बाद हम लोग इसको अभी बुलेटिन भी निकाल रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बंगीय साहित्य संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ। इसके बाद आखिर ये जो विश्व बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन, एक मतलब पूरे विश्व स्तर के जो बांग्ला साहित्य संस्कृति सम्मेलन है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसके बाद मैं रविंद्र सुधा करके एक साहित्यिक संगीत संस्था है रविंद्रनाथ के टैगोर की, उसका मैं अध्यक्ष भी रह चुका हूँ कई सालों तक। इस तरह से कही और बाकी जितने साहित्यिक संस्था सबके साथ जाता हूँ साहित्यकारों से। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। सर हम आपसे सर आप एक काफी अनुभवी साहित्यकार हैं, काफी देश दुनिया के अनुभव है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि जो साहित्यकारों के लिए जी, जो साहित्य विधा में शुरू में लेखन कर रहे हैं या स्थापित हो चुके हैं, उन दोनों के लिए मेरा ये कहना है कि साहित्य एक ऐसा विधा है, दुनिया में हर चीज में मिलावट हो सकता है लेकिन साहित्य में कभी मिलावट नहीं होता है जी। साहित्य आप अपने अंतर्मन से लिखा जाता है, तटस्थ निष्पक्ष, क्योंकि साहित्य में किसी भी तरह के छल कपट नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जो भाव है आप उसी को प्रकट करिए जी, और धीरे धीरे उसको मांझते रहिए। और हर साहित्यकारों को लगता है कि मैंने जो लिखा हूँ सर्वश्रेष्ठ लिखा हूँ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसको जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाएंगे आप देखेंगे आपके लेखनी जो पहले लिखे थे बाद में जब आपके परिपक्वता के बाद जब लिख रहे हैं कितने
कच्चापन था, आप जब परिपक्व हो रहे तब देखेंगे कि उसके अंदर कितनी कमियां थी। इसलिए शुरुआती दौर में भावनाओं में बहकर जो लिखते हैं, एक भावना एक आता है, लिखने के बाद उसको प्रति अति उत्साहित होकर वही सही मान मत लीजिए। इसलिए साहित्य के लिए मेहनत करिए, साधना करिए, तपस्या करिए। एक साहित्य एक तरह से तपस्या है, एक तरह का साधना है। जब तक आप अंदर गहरे में उतर कर साहित्य में साधना नहीं करेंगे तब तक आप कालजयी साहित्य नहीं लिख सकते हैं। लोग आपको आलोचना करेंगे, लोग आपको बदनाम करेंगे, लेकिन आपके अंदर नियत अगर सही है तो कोई कुछ भी बोले आपको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया, कई लोगों ने मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बदनामी कोशिश करता है, कई तरह का उतार चढ़ाव आता है। कई लोग ये भी बोले हैं इसको तो हिंदी का नॉलेज नहीं है, ये तो व्याकरण त्रुटियां करता है, ये तो हिंदी में क्या लिखेगा। इस तरह से कई बदनाम मेरे, लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं, मैंने अध्ययन करता रहा, लिखता रहा, आज भी लिख रहा हूँ। निरंतर प्रयास है, सबको लेके चलने का प्रयास कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, उसी के परिणाम स्वरूप आपके सामने इतना सारा किताब आए हैं। और सर जाते जाते मैं आपसे एक गीत कविता सुनना चाहूंगा और विदाई लेना चाहूंगा। हाँ, एक छोटी सी कविता, बाल साहित्य में लेखन करता हूँ, एक छोटी सी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जी और है ना, जैसे जिसको आज पेड़ पौधे के बारे में छोटी सी कविता है। जी स्वागत। कि निर्भीकता से बाहें फैलाए खुलेआम आसमां में रहता पेड़, ठंडी गर्मी बरसातों को जीवन भर सहता पेड़। आंधी आए या तूफान नहीं किसी से डरता पेड़, दृढ़ और अटल होकर सबका सामना करता पेड़। हर मीठे फल देने को खूब फलता फूलता पेड़, नन्ही नन्ही चिड़ियों को अपनी छांव में पालता पेड़। रंग बिरंगे फूल खिलाकर सारा जग को महकाता पेड़, वातावरण को स्वच्छ रखकर प्रदूषणों से बचाता पेड़। कभी न काटो पेड़ को, हर दम काम आपता पेड़। पशु पक्षी या मानव सबका जीवन दाता पेड़, सबका जीवन दाता पेड़। क्या आवाज है, बहुत सुंदर। पाल जी, आप हमारे साथ इतने समय बिताए, इतना समय दिए, अपने कीमती समय को हमें साझा किए, हमारे साथ बातचीत किए, हमारे दर्शकों को गीत सुनाए, कविता सुनाए, अपने अनुभव बताएं और हमें इतना कीमती समय देने के लिए हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।